स्वागत है आप सभी का अंतर्दृष्टि एजुकेशन में एक बार फिर। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है बजट के बारे में कि बजट होता क्या है, कैसे तैयार किया जाता है बजट, और भारत में बजट तैयार करने की क्या क्या स्टेप्स हैं, और एमपीपीएससी मेंस में बजट से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स से पूरा एक पेपर जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ अपनी पूरी पिछली वीडियोज़ में, कि इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चंस हैं वो एमपीपीएससी में काफ़ी आते हैं, और उनमें बजट एक जो है मेन टॉपिक है, तो उससे भी जो है काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं मेंस में जो आ सकते हैं और आए हैं एक आध क्वेश्चन उनमें से, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। और अभी हम देखेंगे कि बजट की क्या क्या प्रोसेस है और कैसे तैयार किया जाता है बजट। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो कुछ सरल परिभाषाएं, जैसे कि देखिए कि यह एक ऐसा लेख पत्र होता है बजट, जिसमें क्या होता है आय और व्यय की योजनाएं दी जाती हैं। जो भी आय हुआ है और जो भी व्यय करना है उनकी योजनाएं दी जाती हैं बजट में। और यह एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें शासन की नीतियों तथा आगामी वर्षों के लक्ष्यों को दर्शाया जाता है। तो इस तरीके से अगर पॉइंट वाइज समझते हैं ना, और इसी तरीके से अगर मेंस के पेपर में लिखते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने का मौका मिलता है। तो इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो है कि यह विगत वर्षों की शासन की आर्थिक नीतियों तथा क्रियाकलापों का ब्यौरा प्रस्तुत करता है, कि मतलब पिछले साल में जो भी सरकार रही है उसने कौन कौन सी आर्थिक नीतियां बनाई थी और वो किस तरीके से काम करी हैं, किस तरीके से सफल साबित हुई हैं, या फिर जो भी हुआ है उन क्रियाओं का, आर्थिक नीतियों का, तो वो हमें इस बजट में देखने को मिल जाता है। मतलब केवल यह एक ऐसा नहीं है कि कितना खर्च करना है या कितना आय हुई है, यही नहीं, कुछ और भी चीज़ें हैं जो इसमें विस्तृत तरीके से बताई जाती हैं। तो अगला देखेंगे कि शासकीय कार्यों को चलाने के लिए आवश्यक धनराशि जुटाने तथा खर्च करने का एक विवरण होता है। मतलब जो भी शासकीय काम उनको करने के लिए कुछ धन चाहिएगा, और टैक्स के थ्रू या फिर किसी और तरीके से जो भी धन आ जाता है उसका जो पूरा ब्यौरा है वो बजट में दिया जाता है कि इस निश्चित समय में ये किस तरीके से काम करेंगे। तो क्या होता है, जो बजट है वो जनरली कार्यपालिका द्वारा तैयार किया जाता है। कार्यपालिका यानी कि जो प्रशासन है, यानी कि जो काम करने वाला प्रशासन, कार्यपालिका शब्द से ही हम समझ सकते हैं कि ऐसे प्रशासन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि जो भी इकोनॉमिस्ट हैं और उनके नीचे जो भी कर्मचारी हैं वो इसको बनाते हैं, तैयार करते हैं। इनमें विधायिका यानी कि जो मंत्रिमंडल है उसका ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होता, वो केवल इसको पास करने या फिर स्वीकृति देने का काम करती है। जैसा बताएंगे, शासन की प्रणाली चाहे संसदीय हो या अध्यक्षात्मक, बजट पर स्वीकृति देने, उसे नियंत्रित करने तथा प्रभावित करने का कार्य विधायिका ही करती है। मतलब विधायिका ही वो काम करती है जो उसे स्वीकृति देगी या फिर उसे पास करेगी बजट को। तो कहने का क्या मतलब है कि विधायिका की जब तक स्वीकृति नहीं मिलती, विधायिका की स्वीकृति के पूर्व तक यह केवल प्रस्ताव होते हैं। जब तक विधायिका अगर स्वीकृति नहीं देगी तो ये केवल प्रस्ताव हैं, उसके बाद ही, जब स्वीकृति के बाद ही इसे बजट माना जाएगा, इसके अपराध ही इसे पुष्ट माना जाता है। तो अगला जो पॉइंट है कि जो बजट रहता है वो लोक कल्याण का एक महत्वपूर्ण साधन है, माध्यम है, और इसके दूरगामी सामाजिक और आर्थिक परिणाम रहते हैं। मतलब इसके जो परिणाम हैं वो हमें आगामी वर्षों में देखने को मिल जाएंगे। अगर कोई बजट अगर अच्छा रहता है तो उसके अच्छे, और बुरा रहता है तो उसके बुरे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से बजट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है एक शासन को चलाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि बजट के कितने प्रकार होते हैं, मतलब हमें बजट के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं। तो 3 प्रकार के जो सामान्यतः हमें बजट देखने को मिलते हैं। पहला क्या है, व्यवस्थापिका प्रणाली का बजट। जब क्या होता है, अगर व्यवस्थापिका जो है बजट का निर्माण करती है, उसको लागू करती है, तो उसको व्यवस्थापिका प्रणाली का बजट कहती है। अगला क्या है, कार्यपालिका प्रणाली का बजट। तो अगर कार्यपालिका जैसे अगर निर्माण करती है बजट का, और उसमें जो भी काम है बजट के आय व्यय का जो भी विवरण है वो कार्यपालिका अगर तय करती है, तो उसको हम कार्यपालिका प्रणाली का बजट कहते हैं। और तीसरा जो है बिंदु, जो तीसरा जो बजट है प्रकार का, बजट का प्रकार, वो होता है मंडल अथवा आयोग प्रणाली का बजट। और मंडल अथवा आयोग प्रणाली का बजट से क्या समझते हैं कि जैसे
किसी एजेंसी को या आयोग को दे दिया हमने बजट का निर्माण का जो कार्य काम है, और वो बजट का निर्माण करती है, और इस तरीके से जो 3 प्रकार हो जाते हैं बजट के, बट जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बजट की अवधि की ओर, कि कितनी अवधि जो है बजट की रखी जाती है, क्या अवधि से भारत में बजट का कार्यकाल रहता है। तो भारत, इंग्लैंड और राष्ट्रमंडल देशों में जो बजट का कार्यकाल रहता है वो रहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल से ही जो हिंदी वर्ष का जो शुरुआत होती है हिंदी वर्ष की, वो 1 अप्रैल से होती है। तो इस तरीके से 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक भारत में बजट का कार्यकाल रहता है। इसके अलावा भी जैसे फ्रांस, कई देशों में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक रहता है। अमेरिका, स्वीडन, इटली में 1 जुलाई से 30 जून तक रहता है। तो अलग अलग देशों में जो है बजट का जो वर्ष है वो समय अलग अलग रहता है। तो क्या होता है, हमारे देश में ऐसा सुझाव आता है सामने कि बजट की अवधि को बदल देना चाहिए। जो 1 अप्रैल से होता है उसको बदल के क्या कर देना चाहिए, 1 नवंबर से 31 अक्टूबर तक कर देना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो है ना, इस समय जो फसल की स्थिति सही ज्ञात नहीं हो पाती हमें। अप्रैल के वक्त में जब फसल की जो सही स्थिति है वो ज्ञात नहीं हो पाती, और नवंबर में हमें सही स्थिति पता चल जाती है, तो इसलिए ऐसा माना जाता है। लेकिन अभी तक जो है फिलहाल प्रेजेंट में वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही। तो कहने का जो है मतलब ये है कि समय चाहे कुछ भी रखा जाए, लेकिन जो बजट रहता है वो 1 वर्ष के लिए ही रहता है हमेशा। ऐसा क्यों है कि 1 वर्ष के लिए रहता है? क्योंकि क्या होता है, जो विधायिका का सरकार की क्रियाओं पर नियंत्रण बना रहता है। मतलब जो भी विधायिका रहती है उसका सरकार की क्रिया नियंत्रण बना रहेगा, तो क्या होगा, कितनी जो सरकार है वो एक तरीके से अगर इस बजट में अच्छे से काम नहीं कर रही तो अच्छे से काम करने के लिए उसको बताया जाए। तो इसलिए ऐसा दीर्घकालीन बजट में संभव नहीं है। बड़ा अगर बजट हुआ, बड़े समय, ज़्यादा समय के लिए बजट रहेगा तो उसमें ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर 1 साल के लिए बजट रहेगा तो ऐसा कर सकते हैं। तो विधायिका क्या करती है, सरकार की क्रियाओं पर नियंत्रण करती है। तो इस तरीके से हम बजट को 1 साल के लिए ही बनाते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बजट निर्माण के कुछ सिद्धांत हैं। सिद्धांत इसमें थोड़ा गलत लिखा गया है क्योंकि कन्वर्ट करते थे। तो कुछ सिद्धांत की जो ज़रूरत रहती है बजट निर्माण में वो हमें रहती है। कोई भी काम करते हैं हम कुछ सिद्धांत लेकर चलते हैं कि ये जो काम है इस चीज़ में हमें पूरे करने हैं। तो जो पहला सिद्धांत है यानी कि कार्यपालिका का उत्तरदायित्व, वो क्या है बजट निर्माण में। तो कार्यपालिका का उत्तरदायित्व मतलब कार्यपालिका है वो क्या क्या काम करनी चाहिए, क्या क्या व्यय, आय व्यय का जो भी जो सारी जो योजनाएं हैं उनका समावेश कैसे करती है, वो उत्तरदायित्व कार्यपालिका का रहता है। और वो बजट का सिद्धांत रहता है कि वो अपना जो भी उत्तरदायित्व है उसे सही तरीके से जो पूरा करे कार्यपालिका, और किस तरीके से वो काम करे। अगला जो सिद्धांत रहेगा वो रहेगा संतुलित बजट। मतलब बजट क्या रहना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, न ज़्यादा घाटे का बजट रहे न ज़्यादा फायदे का रहे। मतलब ऐसा नहीं बजट हो कि जनता में ही असंतोष पैदा हो जाए बजट को देख करके, कैसा बजट है, किस तरीके का बजट है। तो संतुलित बजट रहना चाहिए, यही जो है अच्छे बजट की विशेषता है। मतलब अगला जो सिद्धांत है वो है प्रचार की। बजट का जो प्रचार हो वो व्यापक रूप से प्रचार होना चाहिए। मतलब जो भी बहस हो रही हैं, जो भी नीतियाँ, उनको अच्छे से जनता को बताया जाए। क्योंकि जो बजट रहता है वो जनता के लिए ही है, और जनता को जब तक उसका जो पूरी तरीके से अगर पता नहीं रहेगा तो जनता में क्या होगा, खलबली हो जाएगी, जनता में असंतोष हो जाएगा। तो उसका जो प्रचार प्रसार है वो अच्छे से होना चाहिए। कौन कौन सी नीतियाँ हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन सी जगह पर खर्चा किया जा रहा है, उससे क्या होगा कि बजट को अच्छे से बताया जाएगा। अगला जो सिद्धांत है वो है स्पष्टता। स्पष्टता से क्या समझते हैं हम, कि जो भी बजट में कोई ऐसी गोपनीय बात नहीं हो, छुपी बात, कि पहले हमको कुछ और पता रहेगा और बाद में कुछ और निकले उसका मतलब कोई योजनाएं हो वो अलग तरीके से हमारे सामने आ रही हैं बाद में। तो स्पष्टता रहनी चाहिए बजट में। और स्पष्टता से मतलब कि जो भी अगर बजट हैगा वो हमको बाद में मिल जाए, जैसे ही वो लागू हो जाए बजट तो हमको मिल जाए, तो जो अर्थशास्त्री हैं वो उसका अध्ययन कर सकें, उसको जो भी पूरी तरीके से उसको अध्ययन करके उसका जो भी निष्कर्ष है वो बता सकें। अगला जो सिद्धांत है वो है व्यापकता। तो बजट की जो व्यापकता रहनी चाहिए वो बहुत रहनी चाहिए, कि मतलब उसमें सब चीज़ आ जाए। जो भी जिस जगह पे निवेश हो रहा है, जिस जगह में भी
आय हो रही, वो सारा चीज़ें अगर बजट में आ जाएंगी तो ही वो एक सफल बजट माना जाएगा। तो इस तरीके से व्यापकता एक बजट निर्माण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगला जो है वो है एकता, कि बजट जो है वो एक ही रहना चाहिए पूरे देश में। तो एक बजट रहेगा तो योजनाएं भी एक ही रहेंगी और उस तरीके से क्या होगा, जो लाभ हानि उसकी गणनाएं भी अच्छे से की जा सकेगी। लेकिन क्या है, भारत में ऐसा है नहीं। भारत में क्या है, संघीय प्रणाली है। तो क्या होता है कि जो भी राज्य हैं वो अपना एक विधानमंडल में अपना एक बजट देते हैं हर साल, और जो सेंट्रल है उसमें भी एक बजट आता है। तो इस तरीके से क्या अलग अलग बजट रहते हैं, और फिर सेंट्रल में भी दो बजट रहते हैं, एक सामान्य बजट रहता है और एक रेलवे बजट रहता है। तो रेलवे बजट भी अलग रहता है उसमें। इस तरीके से एकता नहीं है। लेकिन चलिए कोई नहीं, ये बजट निर्माण का एक सिद्धांत है। अगला जो पॉइंट है वो है 7 नंबर, नियतकालीनता। मतलब बजट में जो भी योजना है उनका एक निश्चित समय होना चाहिए कि ये निश्चित समय है इस योजना को लागू करने, इसको आगे बढ़ाने का। तो उससे क्या होगा कि बजट के बारे में हमें अच्छे से जानकारी मिलती रहेगी। और अगला जो है परिशुद्धता। मतलब परिशुद्धता से क्या समझते हैं कि जो भी गणनाएं हैं, जो भी जानकारियां हैं, जो भी व्यय आय के जो निष्कर्ष हैं वो एकदम शुद्ध सत्य होनी चाहिए। अगर कोई भी ऐसी झूठी बात नहीं हो बजट में कि कोई भी गणना हो वो झूठी हो, नहीं, ऐसा नहीं। उसमें सारी चीज़ें एकदम सही सही होनी चाहिए। सत्यशीलता जो अगला वो है बजट का सिद्धांत। उसमें क्या है कि जैसा बजट है उसको वैसे ही पास करें, कुछ चेंजेस वेंजेस तोड़ तोड़ के इस तरीके से नहीं, उसको अच्छे से पास किया जाना चाहिए। अगला जो सिद्धांत है वो है मितव्ययिता। मितव्ययिता से क्या समझते हैं कि जो बजट है उसमें जो खर्चे हैं वो एकदम जरूरी खर्चे ही होने चाहिए। ऐसा कोई फालतू खर्चा नहीं कि किसी जगह तो बहुत ज़्यादा निवेश कर दिया, किसी जगह बिल्कुल भी नहीं कर, मतलब सही सही जगह निवेश करना चाहिए और फालतू खर्चे नहीं होने चाहिए। तो मितव्ययिता से यही मतलब है और यही सिद्धांत है बजट का। अगला जो बिंदु है वो है नकद का उधार। मतलब कि जो भी एक साल में जो भी आमदनी आई है, जो भी व्यय हुआ है उसका आधार बनाया जाना चाहिए। मतलब कि जो आय व्यय है उसका आधार बना के अगर हम काम करते हैं तो वो सही रहता है बजट में। अगला जो है आय व्यय का सही अनुमान। मतलब इससे क्या समझते हैं हम कि आय व्यय, जितनी आय हो रही है और जितना व्यय है उसका जो अनुमान है वो सटीक होना चाहिए। किस किस क्षेत्र से कितनी आय हो रही है और किस किस क्षेत्र में कितनी व्यय होना है, उसका अनुमान जो है वो सटीक होना चाहिए और इसके लिए अच्छे अर्थशास्त्रियों की हमें जरूरत है। अगला जो सिद्धांत है वो है नमनीयता। नमनीयता से क्या हम समझते हैं कि बजट को जो देश की परिस्थिति के अनुसार से बदल जा सके। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है कट बजट बदला ही नहीं जाए, कोई स्थिति ऐसी आ गई तो उस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं, उसमें जो चेंजेस ला सकते हैं अगर कोई बीच में स्थिति आती है तो। और अगला जो सिद्धांत है वो है गुप्तता नहीं। मतलब बजट में कोई भी ऐसी चीज़ गुप्त लेख नहीं हो। एक बार जो बजट पेश कर दें उसको, उसके बाद उसको सार्वजनिक कर दें। तो ये जो है वो सिद्धांत होना चाहिए बजट का। जो अगला सिद्धांत है वो है वित्तीय परिणामों का उल्लेख। कि वित्तीय जो भी परिणाम रहती हैं, जैसे कि मान लीजिए केंद्र से राज्य शासन ने कोई उधार लिया है, कोई ऋण लिया है, तो उसका जनता अगर पूछे कि उसका कहाँ निवेश हुआ है तो ये जनता को जानने का अधिकार है और इसका उल्लेख होना चाहिए बजट में। तो ये सिद्धांत रहता है बजट का। लेकिन ऐसा है नहीं, ज़्यादातर भारत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए और ये बजट, अच्छे बजट की ये सिद्धांत होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ कि भारत में बजट निर्माण प्रक्रिया क्या है। बजट प्रोसेस इन इंडिया। मतलब भारत में किस तरीके से जो है बजट का निर्माण किया जाता है और कौन कौन से स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं बजट निर्माण में। तो चलिए देखते हैं कि किसी भी देश की वित्त व्यवस्था में बजट का जो है महत्वपूर्ण स्थान है। बजट तैयार करने में का कार्य मूलतः कार्यपालिका का होता है और विशेषकर वित्त मंत्रालय का, जो भी वित्त मंत्री हैं और वित्त मंत्रालय में जो भी सदस्य हैं उनका काम रहता है बजट को निर्माण करना, तैयार करने का काम। तो बजट प्रक्रिया के जो कौन कौन से स्टेप्स रहते हैं, कौन कौन से चरण रहते हैं, तो सबसे पहला जो चरण है वो है बजट की तैयारी। बजट की तैयारी
मतलब कि किस तरीके से जो बजट है वो तैयार किया जाए। और अगला जो पॉइंट है वो है विधानमंडल की स्वीकृति। उसके बाद में है बजट का क्रियान्वयन और वित्तीय प्रक्रियाओं का लेखांकन एवं लेखा परीक्षण। ये जो कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आगे बताता हूँ आपको पूरा डेफिनेशन कि किस तरीके से है। ये जो स्टेप्स हैं वो बजट निर्माण के स्टेप्स हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। जो बजट है, जो सबसे पहले जो बजट था आधुनिक युग में, उस बजट का जो श्री गणेश हुआ था वो ब्रिटिश काल में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में जो वायसराय, और उसमें जो पहला बजट 18 फरवरी 1860 को कार्यकारिणी के वित्तीय सदस्य जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। 18 फरवरी 1860 में जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया। तो जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का जन्मदाता कहा जाता है। मतलब जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का जन्मदाता कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन अगर बन के आता है कि भारतीय बजट सबसे पहले कब आया, भारत में बजट का निर्माण कब हुआ और किसने बजट का निर्माण किया, तो ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो जब भी उस समय बजट तो प्रस्तुत किया गया, लेकिन उसमें क्या हुआ कि भारतीय प्रतिनिधियों को बहस करने का अधिकार नहीं दिया गया। कोई आप बहस नहीं कर सकते, कोई भी आप ये चीज़ नहीं कह सकते कि हमें ये चीज़ पसंद नहीं है, हमें ये चीज़ चेंज करो। तो ये से आप कह नहीं सकते थे उस टाइम, क्योंकि आज़ादी थी नहीं। तो वो आज़ादी हमें कब मिली, जब भारत आज़ाद हुआ। तो उसकी बाद में जो है हमें बहस करने का अधिकार मिल गया बजट पर। तो पूर्ण जो वित्तीय अधिकार मिला वो भारत की आज़ादी के बाद मिला। तो आज़ादी के बाद, स्वाधीनता के बाद जो वित्त मंत्रालय को बजट का उत्तरदायित्व तो सौंपा गया बजट निर्माण का, तो उसी को ही जो वित्त मंत्रालय को राष्ट्र के कोष का संरक्षक एवं वित्तीय नीतियों का प्रणेता माना जाता है। वित्त मंत्रालय को राष्ट्र के कोष का संरक्षक तथा वित्तीय नीतियों का प्रणेता माना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं कि एक बजट की जो विशेषताएं होती हैं उसके अनुसार देश का बजट एक ही होना चाहिए। एक ही होना चाहिए देश का बजट। लेकिन हमारे यहाँ पर जैसा मैंने पहले बताया कि संघीय पद्धति है और केंद्र सरकार प्रांतीय सरकार के अलग अलग बजट हैं। तो केंद्र में भी दो बजट हैं, एक सामान्य बजट और रेलवे बजट। तो रेलवे बजट का जो निर्माण है वो हमारे यहाँ 1921 से होता रहा है। 1921 से रेलवे बजट का निर्माण होता रहा है। और क्यों है, इसके पीछे क्या तर्क दिया जाता है कि रेलवे को व्यापारिक दृष्टिकोण अपनाने की सुविधा मिल गई है। मतलब क्या होगा कि दूसरे रेल विभाग द्वारा देश के सामान्य राजस्व में निश्चित प्रत्यक्ष योगदान दिया जाता है। मतलब जो राजस्व रहेगा उसमें रेलवे एक निश्चित जो है अपना योगदान देता है, और जो बाकी का जो पैसा रहता है वो उसी के विकास में काम में लिया जाता है रेलवे के में। तो इस तरीके से जो रेल का बजट आता है वो एक अलग आता है और ये पहले हो जाता है बजट से। और इसके बाद में जो सामान्य बजट आता है जिसमें पूरे देश की जो भी योजना है वो दी जाती है। तो रेल का बजट 1921 से शुरू हुआ है। तो भारत में जो बजट निर्माण की जो स्टेप्स हैं जो मैं बात कर रहा था, तो भारत में बजट जो शब्द है, बजट शब्द का तो भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। भारत में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है बजट शब्द का। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 112 में एक वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने का निर्देश देता है। वार्षिक वित्तीय विवरण, तो इसे ही अपन अगर बजट कहते हैं दूसरे शब्दों में, तो अनुच्छेद 112 में ऐसा बताया गया है संविधान में। इसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए क्या होता है, भारत सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण रहता है। जो भी अनुमानित आय रहेगी और व्यय होना है उसका विवरण रहेगा। और संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति भारत सरकार के उस वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण रखवाएं। तो ऐसी व्यवस्था कर रही है संविधान में कि जो प्रत्येक वर्ष में क्या होगा, संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में के समक्ष राष्ट्रपति जो है वो भारत सरकार की उस वर्ष के लिए जो भी प्राप्तियां हैं और व्यय हैं उनका जो विवरण है वो रखवाएंगे। इससे क्या होगा, सरकार की जो भी योजना है वो सामने आएंगी पूरी जनता के, तो उन्होंने एक वर्ष में ऐसा क्या किया है वित्तीय।
चीज़ों में। तो ये संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं कि बजट निर्माण में जो चरण हैं, जो मैं पहले बताया हूँ कि पहले होता है बजट की तैयारी और दूसरा है विधानमंडल की स्वीकृति। तो भारत में जो है बजट सामान्यतः फरवरी के अंतिम दिन सायकाल में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो हर साल फरवरी के लास्ट में जो वित्त मंत्री होते हैं वो बजट को पेश करते हैं। और ऐसे ही जो रेल बजट रहता है वो भी फरवरी कुछ दिन पहले ही रेल बजट भी पेश किया जाता है। तो फरवरी के टाइम पे जो है बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में बजट का। तो इसके आगे मैं बताता हूँ कि कैसे जो है बजट पास हो जाता है। तो संविधान के अनुसार बजट को दोनों सदनों में रखा जाता है और बजट के संबंध में सदनों की शक्तियां लेकिन बराबर नहीं है। शक्तियां क्या हैं? बराबर नहीं है दोनों सदनों की। तो वित्तीय मामलों में लोकसभा सर्वशक्तिमान है और राज्यसभा पर बजट में केवल चर्चा होती है। राज्यसभा में तो क्या होता है, वो उस पर कोई निर्णय नहीं ले सकती। यदि वह कोई निर्णय लेती भी है तो बजट की किसी बात को अस्वीकार करती है, तब भी बजट उसी रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में उसे लोकसभा ने पारित किया है। मतलब राज्यसभा के लिए बजट के जो क्षेत्र में राज्यसभा के पास कोई शक्तियां नहीं है। तो वित्तीय मामलों में राज्यसभा की स्थिति कमजोर है। तो संविधान के अनुसार कोई भी वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये संविधान के अनुसार लिखा है कि कोई भी वित्त विधेयक है वो राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कोई भी वित्त विधेयक लोकसभा में पारित होने के पश्चात ही राज्यसभा में उसके अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा। धन विधेयक पर विचार करने हेतु उसे केवल 14 दिन का समय दिया जाता है। मतलब 14 दिन की समय दिया जाएगा और उसमें उसे राज्यसभा को स्वीकृति देनी होगी और उसको चेंजेस करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो ये जो हैं वो संविधान में ऐसे उल्लेख हैं वित्त विधेयक के बारे में। तो यदि राज्यसभा उन 14 दिनों के भीतर नहीं लौटाती हो तो विधेयक उसी रूप में माना जाएगा जिस रूप में लोकसभा ने पारित किया है। तो वित्त विधेयक पास हो जाएगा और वो बजट बन जाएगा। तो बजट पर विधानमंडल की स्वीकृति के भी कुछ चरण हैं, जैसे कि बजट की प्रस्तुति, बजट पर सामान्य चर्चा, मांगों पर बहस एवं मतदान। मतलब विधानमंडल में स्वीकृति पे जो 3 स्टेप हैं वो हमको फॉलो करने पड़ेंगे कि पहले बजट को प्रस्तुत करना पड़ेगा, उस पर चर्चा करनी पड़ेगी और बहस और मतदान भी करना पड़ेगा जो भी मांगे होंगी उन पर। तो क्या होता है, जो बजट में कुछ बहसें होती हैं, कुछ मांगे होती हैं और उनकी जो मांगों के तहत क्या होता है, 3 कटौती प्रस्ताव लाए गए। कटौती प्रस्ताव क्या रहते हैं कि इनसे जो है विरोध हमारा दर्ज किया जा सकता है। तो नीति संबंधी प्रस्ताव जो होता है वो एक कटौती प्रस्ताव है और उसका जो उद्देश्य रहता है वो प्रस्तावित आय में अंतर्निहित नीति का विरोध करना रहता है कि अगर जो कोई भी नीति होती है और उसमें जो व्यय होना है उसमें अगर हमें विरोध करना है तो प्रशासन की तीखी आलोचना की जाती है और सरकारी नीति को अस्वीकृत करने के उद्देश्य की से मांग की जाती है। तो मांग की धनराशि 1 रुपये कम कर दी जाए। इस तरीके से जो विरोध है वो 1 रुपये कम करके जताते हैं, विपक्ष जताता है और नीति संबंधी प्रस्ताव पारित करते हैं। अगला जो कटौती प्रस्ताव रहता है वो होता है मित व्ययता संबंधी कटौती। मतलब सरकारी व्यय में किसी संभावित दुरुपयोग या अपव्यय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कराकर कोई समस्या यह मांग कर सकता है कि अनुदान मांग की राशि में से विशिष्ट धनराशि कम कर दी जाए। मतलब कोई भी अनुदान मांग होगा उसमें से कुछ एक निश्चित राशि कम करके और वाद विवाद के समय सदस्यों केवल विचारणीय मुद्दे पर ही अपने विचार प्रकट करने होते हैं। तो इस तरीके से मित व्ययता संबंधी कटौती भी की जाती है, कटौती प्रस्ताव होता है। अगला जो है प्रतीकात्मक कटौती, यानी कि सरकार का ध्यान अगर किसी विशेष समस्या की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रतीकात्मक कटौती का प्रस्ताव भी रखा जाता है। प्रतीकात्मक, जैसे मांग की धनराशि में 100 रुपये की कटौती की जाना चाहिए। मतलब अगर मांग की धनराशि में 100 रुपये कटौती कर दी तो सरकार की ओर ध्यान दिया जाए, सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित किया जाए कि इस
क्षेत्र में हमें जो भी शंका है, संकोच है, या फिर हमें जो भी हम शासन से जो भी विरोध है हमारा शासन से, तो वो इस तरीके से कटौती प्रस्ताव लाकर किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैं पहले बात कर रहा था वीडियो के शुरू में, कि कुछ क्वेश्चंस जो मेंस में आते हैं और आते रहे हैं और आएंगे भविष्य में, और इकोनॉमिक्स के पेपर में जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं वो है बजट का अर्थ बताइए, और वीडियो में देख चुके हैं हमारे देश में बजट के पारित होने की प्रक्रिया समझाएं। तो कौन सी तरीके से बजट पारित हो जाता है, पूरी प्रक्रिया हमें समझानी रहेगी, क्वेश्चन आता है ऐसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बजट कैसे तैयार किया जाता है, बजट निर्माण में वित्त मंत्रालय की क्या भूमिका रहती है, वित्त मंत्रालय क्या काम करता है, कैसे बजट को तैयार करता है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना रहेगा। पूरा पॉइंट वाइज अगर आप इसको बताते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बजट किसे कहते हैं, बजट निर्माण के में किन सिद्धांतों का ध्यान रखा जाता है। जो सिद्धांत हमने पहले पढ़ रखे हैं वो सारे सिद्धांत इसमें हमें बताने हैं, और इस तरीके से क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमें जो सारे सिद्धांत हैं वो अगर हमें लिखते हैं तो हमें पूरे के पूरे जो नंबर वो हमें मिल सकते हैं। अगला, जैसे कि भारत में वित्त मंत्रालय पर एक निबंध लिखें, एक निबंध जो आता है निबंध की श्रेणी में, उसमें भी ये क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। और अगला जो क्वेश्चन है, बजट प्रशासन का एक यंत्र है समझाइए, एक वाक्य दे देंगे और हमें इसको बताना रहेगा, इस वाक्य का अर्थ बताना रहेगा, उसके बारे में टिप्पणी करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन देखिए, प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के रूप में बजट की भूमिका का वर्णन करें। अच्छे क्वेश्चंस हैं जो हैं, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और मीन्स में जो है आने के चांसेस हैं। बजट किसी देश के वित्तीय संकलन को नहीं कहते, वरन यह सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति का सूचक भी होता है, व्याख्या करें। इस तरीके से एक वाक्य दे दिया और व्याख्या करनी है हमें वाक्य की। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस एमपीपीएससी मेंस में आ सकते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके से जो है पूरा क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये बजट का जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है, और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है समझाने की, और एक स्लाइड में पूरी जो भी जानकारी है, जितनी जानकारियाँ मैं इकट्ठी कर सकता था मैंने की है, कोशिश की है। तो धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।